हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में जिसमें हम आज करने वाले हैं रीट मेंस की प्रिपरेशन। आई नो थोड़ी सी मैं लेट हूँ, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा लेट हूँ क्योंकि बीच में थोड़ा सा गैप आपका हो गया था। अभी हम कंटिन्यू क्लासेस को करने वाले हैं जिसमें हम रीट की प्रिपरेशन करेंगे। आपके एग्ज़ाम बिल्कुल पास आ चुकी है पर फिर भी टाइम को हम वो बोलते हैं ना, समय का सदुपयोग करना चाहिए, तो वो हम करेंगे। और कंटिन्यू आपकी क्लासेस अब होने वाली हैं, तो टॉपिक वाइज मैं आपको यहाँ पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगी जिसमें सारे एमसीक्यू हम टॉपिक वाइज करेंगे। सारा मैटर जो है वो आरबीएससी की बुक से लिया गया है, तो सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है, पैटर्न आरपीएससी ने आरबीएससी की बुक्स सब चेंज हो चुका है, तो उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग हमारे चलेंगे। कुछ क्वेश्चन पीवाईक्यूज हैं, कुछ नए हैं, तो वीडियो को एंड तक आपको देखना है। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो देखिए, फर्स्ट हमारा हिस्ट्री में टॉपिक दिया गया है प्राचीन भारत की सभ्यता व संस्कृति, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध और जैन, महाजनपद काल, ये आज हम करने वाले हैं। तो थोड़ा सा मैं ब्रीफ में आपको थोड़े से समझा देती हूँ, नोट्स बता देती हूँ, आप नोट डाउन कर सकते हैं। पर ये चीज़ें आप सभी को आती हैं तो कुछ नया नहीं है, मैं फिर आपको एमसीक्यूज करवाऊंगी। जैसे यहाँ मैं थोड़ा सा आपको समझाऊं कि सिंधु घाटी सभ्यता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, उसका टाइम पीरियड अगर देखें तो लगभग 2600 ईसा पूर्व से लेकर के आपके 1900 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ठीक है मैम, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज में कौन कौन सी सभ्यताएं यहाँ प्राप्त हुई, तो देखिए सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता मिली थी। और हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है वो किसके द्वारा की गई थी, तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में आपके दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। उसके बाद में मोहनजोदाड़ो एक बहुत ही फेमस सभ्यता है, जिनसे क्वेश्चन बनते हैं मैं वही आपको बता रही हूँ, एक्स्ट्रा कुछ नहीं बता रही। 1921 में हड़प्पा की खोज हो जाती है और 1922 में जो है वो मोहनजोदाड़ो की खोज हो जाती है। मैम ये किसके द्वारा की गई थी, तो ये की गई थी राखल दास बनर्जी के द्वारा। अब सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा गया, क्योंकि इसका जो है इस सभ्यता का विकास जो है ये सिंधु नदी के किनारे हुआ था, इस वजह से इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन यहां से बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी, कौन से युगीन सभ्यता थी, तो ये थी कांस्य युगीन सभ्यता, यानी ब्रॉन्ज एज इसको माना जाता है। किसको, सिंधु घाटी सभ्यता को। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें मैंने आपको बता दी हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज आपके सामने मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में इनसे पूछे जाते हैं, तो हम इसको अच्छे से देख लेते हैं। देखिए, नगर खोजकर्ता और वर्तमान में इनका स्थान हम लोग यहाँ देखने वाले हैं। हड़प्पा का मैंने आपको बताया था 1921 में हड़प्पा की खोज होती है दयाराम साहनी के द्वारा। वर्तमान में कहां पर, पंजाब पाकिस्तान में, जो पंजाब यहाँ पर देखिए बैक कट गए हैं, तो जो पंजाब वर्तमान में पाकिस्तान है वहां पर ये स्थित है। मोहनजोदाड़ो की राखलदास बनर्जी के द्वारा की गई थी और ये सिंध प्रांत जो है पाकिस्तान में, वहां पर ये मोहनजोदाड़ो स्थित है। धोलावीरा जेपी शर्मा के द्वारा की गई थी और धोलावीरा गुजरात में स्थित है। लोथल की खोज जो है वो एसआर राव के द्वारा की गई और ये है आपके गुजरात में। तो देखिए, गुजरात में आपके धोलावीरा और लोथल दोनों से ही बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ बनते हैं। मैं आपको करवाने वाली हूँ सारे क्वेश्चन, तो ये आपको याद रखने हैं। कालीबंगा से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। कालीबंगा की खोज जो है वो बीबी लाल और बी के थापर भी उनके साथ में आते हैं, तो वो क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो बीबी लाल और बी के थापर के द्वारा राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में ये स्थित है, तो ये ध्यान रखना है। राखीगढ़ी जो है वो अमरेंद्र नाथ ने इसकी खोज की थी। राखीगढ़ी कहाँ पर है, ये हरियाणा में है। बहुत सारी सभ्यताएं हैं, तो उन सभ्यताओं से रिलेटेड क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, परंतु जो महत्वपूर्ण थी वो मैंने आपको बता दी। अच्छा, और चीजें क्या क्या थी मैम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, तो वो भी आप बता दीजिए। बिल्कुल, देखिए जो यहाँ की नगर योजना थी वो कौन सी पद्धति पर आधारित थी, तो वो थी ग्रिड पद्धति पर आधारित थी, ग्रिड पैटर्न पर आधारित थी। कैसे ग्रिड पैटर्न पर, तो ग्रिड पैटर्न पर इसलिए आधारित थी क्योंकि यहाँ पर जो सड़कें हैं वो एक दूसरे को समकोण पर क्या करती थी, काटती थी। अच्छा, नगर जो है यहाँ दो भागों में डिवाइड था। कौन कौन से भाग में, एक ऊंचा दुर्ग क्षेत्र था, एक निचला दुर्ग क्षेत्र था, तो दो भागों में डिवाइड था। क्वेश्चन अगर बन जाए, अब देखिए नीचे जो मैं क्वेश्चन आपको करवाऊंगी आपको डायरेक्ट आंसर बताना है। ठीक है, मैं यहां समझा रही हूं, उसको ध्यान से आपको सुनना है।
हम नगर हमने देखे, दो तरीके के नगर थे। एक ऊंचा दुर्ग क्षेत्र था जिसको सिटाडेल कहा गया था, और निचला नगर था उसको लोअर टाउन कहा गया था। इसकी विशेषता क्या थी? तो यहाँ पर पक्की ईंटें यहाँ पर प्राप्त हुई है, जिनका अनुपात क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, जिनका 1:2:4 पक्की ईंटों का अनुपात था। भूमिगत नालियां यहाँ पर प्राप्त हुई हैं, हर घर में स्नानागार प्राप्त हुआ है, कूड़ा बाहर डालने की व्यवस्था मिली है। अब देखिए उस टाइम पे लोग कितने मतलब अपने आप को कितने स्वच्छ तरीके से, कितने अच्छे तरीके से रहते थे, और उनका जीवन एक नगरीय जीवन था। विश्व की सुव्यवस्थित नगर योजना यहाँ से प्राप्त होती है। कहाँ से? सिंधु घाटी सभ्यता से। आवास व्यवस्था कैसी थी? तो हमने देखा यहाँ ईंटें मिली हैं, मतलब पक्की ईंटों का यहाँ प्रमाण प्राप्त हुआ है। अधिकतर मकान जो है वहाँ मकानों में क्या था? आंगन था, है ना। तो ये ध्यान रखना है। दरवाजे हमेशा सड़क की ओर खुलते थे। बहुमंजिला मकान यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। बहुत सारी विशेषताएं सिंधु घाटी सभ्यता की यहाँ प्राप्त हुई हैं। और क्या क्या विशेषताएं थी? देखे, जल प्रबंधन की विशेषताएं यहाँ पर बहुत ही अच्छी थी। जल प्रबंधन मतलब कि यहाँ पर महान स्नानागार कहाँ पर मिला है? महान स्नानागार बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। मोहनजोदाड़ो से जो है वो ग्रेट पाथ के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। वहीं धोलावीरा से जल संचयन प्रणाली प्राप्त हुई है। सॉरी, प्रत्येक घर में कुआं और सामुदायिक कुआं जो है वो प्राप्त हुआ है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें मैं यहाँ आपको शेयर कर रही हूँ। प्लीज ध्यान से सुनना है, जो नहीं सुनेगा वो रह जाएगा, और जो ध्यान से सुन लेगा वो कर लेगा। मैं यहाँ आपके लिए नोट्स भी ला सकती थी, परंतु सुना हुआ ज्यादा याद रहता है, आप सभी को पता है ना, इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ चीजों को। अब देखिए इनकी आर्थिक जीवन कैसा था? कृषि करते थे। कृषि किस चीज की करते थे? क्या कौन कौन सी फसलें ये उगाते थे? तो ये गेहूं उगाते थे, ये जौ उगाते थे, ये चना उगाते थे। तो ये कृषि जो है वो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। कपास के विश्व में प्रथम प्रमाण भी सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ से मिले हैं वो भी आपको बताऊंगी। ठीक है, सिंचाई का ज्ञान था, मतलब सिंचाई के साथ साथ में और क्या करते थे? तो सिंचाई के साथ में पशुपालन भी ये लोग करते थे। सिंचाई के साथ में कौन कौन से पशु ये पालते थे? कौन कौन से पशुओं के प्रमाण मिले हैं? बैल के मिले हैं, गाय के मिले हैं, भेड़ के मिले हैं और बकरी के मिले हैं। अब क्वेश्चन बनता है किसके प्रमाण नहीं मिले, तो वो आपको आंसर बताना है। ठीक है, घोड़े के भी कहीं कहीं मिले हैं, परंतु इतने संदिग्ध नहीं मिले हैं। व्यापार जो है वो आंतरिक और विदेशी व्यापार ये लोग करते थे, और उसी के साथ में वस्तु विनिमय के द्वारा जो है ये, आप देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। वस्तु विनिमय प्रणाली यहाँ पर चला करती थी, यानी वस्तु के बदले में जो है वो दूसरी वस्तु खरीदी जाती थी। तो ये ध्यान में आपको रखना है। मिट्टी के बर्तन बनाते थे, मनके के प्रमाण मिले हैं, कांसे की मूर्तियां मिली हैं, मोहरे मिले हैं। प्रसिद्ध मूर्ति जो है वो कांस्य युगीन नृत्यांगना की मिली है, जो डांसिंग गर्ल जिसको बोलते हैं। मापतोल प्रणाली प्राप्त हुई है। धार्मिक जीवन में अगर देखें तो इनके मातृ देवी की पूजा होती थी, और पशुपति शिव की उपासना होती थी। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। रीट प्री जो हुई थी उसमें इन सभी से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे, बता रही हूँ। वृक्ष पूजा पीपल की करते थे। एक सींग वाले पशु के यहाँ प्रमाण मिले हैं। अग्नि पूजा के प्रमाण कहाँ से? कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। मंदिरों के प्रमाण जो है वो नहीं मिले हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगर इनकी लिपि देखें तो चित्रात्मक लिपि यहाँ से प्राप्त हुई है। देखिए मैं लिख रही इतना पा रही नहीं हूँ, आपको समझा रही हूँ, तो ध्यान से सुनना है आपको, है ना। उसी के साथ में देखिए बहुत सारी चीजें मिली हैं। फिर मैम इस सभ्यता का पतन कैसे हुआ? तो देखिए सभ्यता का पतन अगर देखें तो सभ्यता का पतन माना जाता है कि क्या पता जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ हो, या फिर नदियों का मार्ग चेंज हो गया जिससे क्या वहां पर बाढ़ आ गई है, या फिर आर्यों का आगमन होने से जो है इसलिए सभ्यता का हुआ, या महामारी फैल गई। बहुत सारे प्रमाण यहाँ प्राप्त होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सारी चीजें मैं आपको बता दी हूँ। एक बार दोबारा से जो इंपॉर्टेंट है दोबारा रिवाइज कर रही हूँ, ध्यान से सुनना है। भारत की प्रथम, यहाँ थोड़ा जितना लिखना जाए उतना मैं लिख देती हूँ, प्रथम नगरीय सभ्यता। ठीक है, प्रथम नगरीय सभ्यता नोट डाउन कर लीजिएगा आप यहाँ पर। अब सेकंड चीज यहाँ क्या मिला है? उच्च नगर के प्रमाण प्राप्त हुए। जो इंपॉर्टेंट है वो बता रही हूँ। उच्च नगर के प्रमाण यहाँ से प्राप्त होती हैं। सामाजिक समानता प्राप्त होती है, सामाजिक समानता। ठीक है,
लिख लीजिएगा। वैज्ञानिक सोच के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। भारत में कपास की खेती के प्रथम प्रमाण जो है वो भी आपके सिंधु घाटी कपास के प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। सबसे बड़ा नगर कौन सा? मोहनजोदाड़ो यहाँ मिला है, जिसमें बहुत ग्रेट बाथ के प्रमाण मिले हैं। राजस्थान का प्रमुख स्थल कालीबंगा प्राप्त हुए हैं, जिसमें जोते हुए जो हल है उसके प्रमाण प्राप्त हुए हैं, खेतों के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। जल प्रबंधन में सर्वश्रेष्ठ अगर देखें तो वो धोलावीरा था। तो सिंधु घाटी सभ्यता हो गई है। अब देखिए वैदिक संस्कृति और वो उनसे रिलेटेड अगर आप कहेंगे तो पर मोस्टली जो है सिंधु घाटी सभ्यता से ही क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। तो हम अब क्वेश्चन को देख लेते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किस स्थल से हुई है? जस्ट अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, लोथल या कालीबंगा। तो मैम आपने बताया था अभी कि हड़प्पा की खोज जो है वो 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा इसकी खोज की गई थी, जिससे सभ्यता का प्रथम ज्ञान प्राप्त यहाँ से हुआ था। सेकंड किसकी हुई थी? तो मोहनजोदाड़ो की हुई थी। मोहनजोदाड़ो की खोज सेकंड हुई थी 1922 में। किसके द्वारा इसकी खोज की गई थी मोहनजोदाड़ो की? अभी जस्ट मैंने आपको बताया था, आर.डी. बैनर्जी के द्वारा जो है वो मोहनजोदाड़ो की खोज की जाती है। तो राइट आंसर बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उपयुक्त नाम अगर आरबीएससी के अनुसार देखें तो सर्वप्रथम खोजे गया स्थल कौन सा था? हमारा हड़प्पा था। हड़प्पा जो है इसी आधार पर इसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। सबसे पहले जो है वो स्थल यहाँ से खोजा गया था। हड़प्पा कब? 1921 में। बार बार रिवाइज कर रही हूँ, याद हो जाना चाहिए, इससे कोई भी क्वेश्चन आपको गलत नहीं करना है। कालीबंगा किस नदी के तट पर स्थित है? देखिए थोड़े से पहले इजी क्वेश्चन होंगे, फिर थोड़े से मॉडरेट होंगे, फिर थोड़े टफ होंगे। तो जो पैटर्न आरपी सी और जो आपके सीबीएसई ये पैटर्न अपनाते हैं वही मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ। तो कालीबंगा किस नदी के तट पर है? तो कालीबंगा जो है वो घग्गर नदी के तट पर स्थित है, राजस्थान में स्थित है आपकी कालीबंगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में स्थित है? तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया है, कालीबंगा जो है वो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। बीसी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये सारे मैंने आपको बता दिए कौन से कहां पर है ना। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्यतः किस धातु का प्रयोग करते थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी, कांस्य का यूज करते थे। ब्रोंज एज जिसको कहते थे, लोहे का ज्ञान इनको नहीं था। क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है कि सिंधु घाटी सभ्यता को किस धातु का ज्ञान नहीं था? लोहे का ज्ञान इनको नहीं था। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त विशाल स्नानागार का उद्देश्य क्या था? तो देखिए मोहनजोदाड़ो में ग्रेट बाथ के प्रमाण प्राप्त हुए हैं और इसका जो है महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या था? तो महत्वपूर्ण उद्देश्य था धार्मिक स्नान के लिए, शायद ये ग्रेट बाथ बना हो। तो धार्मिक अनुष्ठान से पहले जो है यहाँ पर स्नान हुआ करता था। तो मोहनजोदाड़ो से प्राप्त ग्रेट बाथ के प्रमाण प्राप्त हुए। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो है वो वर्णमाला आधारित थी, चित्र लिपि थी, ब्राह्मी लिपि थी या फिर आपके खरोष्टी थी? तो ये चित्र लिपि पर आधारित थी आपकी सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि। अगला क्वेश्चन है, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों की योजना किस विशेषता पर आधारित थी? तो क्या वृत्ताकार योजना थी या अनियमित गलियां थी, ग्रिड पैटर्न था या नदी आधारित योजना थी? देखिए मैंने अभी जस्ट आपको बताया था कि नगरों में जो सड़कें थी वो एक दूसरे को क्या करती थी? समकोण पर काटती थी। तो वहां पर जो है वो ग्रिड पैटर्न पर आधारित थी नगर योजना। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। काफी सारे बच्चों को बहुत ही इजी क्वेश्चन लग रहे होंगे। तो देखिए इतनी इजी नहीं है, इन्हीं इजी क्वेश्चन को आप गलत करके आते हैं, नेगेटिव मार्किंग है, आप सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पशु सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरों पर सर्वाधिक अंकित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की जो मोहरें हैं उन पर सबसे ज्यादा क्या घोड़ा अंकित है, हाथी है, बैल है या फिर आपके ऊंट है? तो देखिए जो सिंधु घाटी सभ्यता है उस पर सबसे ज्यादा जो मोहरों पर अंकित है वो है एक सींग वाला बैल या एक सींग वाला गैंडा, यूनिकॉर्न जो जिसको बोलते हैं, मोहरों पर सबसे ज्यादा पाया जाता है क्योंकि बैल के प्रमाण वहां से प्राप्त हुए हैं। हाथी और ऊंट तो मैंने आपको बताया ही नहीं कौन कौन से जो है वो पशु के प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट
क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था। तो सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या व्यापार था, पशुपालन था, कृषि था या शिकार था। देखिए कृषि जो है वहाँ के लोगों की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था। हाँ, कृषि के साथ में पशुपालन वो करते थे, केवल अकेला पशुपालन नहीं करते थे, कृषि के साथ में पशुपालन करते थे। तो ऑप्शन में आ जाए कि बी और सी दोनों, तो दोनों आप राइट आंसर कर सकते हैं, परंतु यहाँ अलग अलग पूछा है। तो मुख्य आधार जो था वो था आपके कृषि। कृषि किस किस की करते थे, तो कृषि आपके गेहूं की करते थे, जौ की करते थे, कपास की कृषि के प्रमाण यहाँ से प्राप्त हुए हैं। कपास उगने वाले ये विश्व के प्रथम लोग थे उगाने वाले। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, कृषि हो जाएगा। कपास के प्रमाण सर्वप्रथम यहीं से प्राप्त हुए हैं। लोथल किस राज्य में स्थित है, तो लोथल जो है, जस्ट मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, लोथल आपके गुजरात में पड़ता है। और लोथल से जो है वो बहुत बड़े प्रमुख बंदरगाह का प्रमाण प्राप्त हुआ है। तो ये जो है वो एक बंदरगाह नगर है आपके, कौन सा, लोथल गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है। लोहे का व्यापक प्रयोग होने के कारण, या तांबे का ही प्रयोग होने के कारण, या फिर तांबा टीन मिश्रित धातु कांसे के प्रयोग के कारण, या केवल पत्थर के औजारों के कारण। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में कांस्य युगीन सभ्यता है, कांस्य के प्रमाण मिले हैं, जिसमें आपके तांबा प्लस टिन जो है उससे उसको मिला करके आपके कांसा बनता है, और वहां से जो है वो औजारों के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, मूर्तियां यहाँ से प्राप्त हुई हैं। लोहे का ज्ञान इनको बिल्कुल भी नहीं था, इसलिए राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिंधु घाटी सभ्यता की आर्थिक व्यवस्था को सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है। केवल पशुपालन पर आधारित थी, शिकार प्रधान अर्थव्यवस्था थी, कृषि प्रधान या व्यापार सहायक थी, या पूर्णतः समुद्री व्यापार आधारित थी। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता कृषि प्रधान थी, व्यापार भी करते थे। मैंने अभी ऊपर आपको क्वेश्चन में बताया था कृषि, पशुपालन और प्लस में अगर व्यापार भी आ जाए तो भी राइट आंसर आपका हो जाएगा, परंतु मुख्य जो है अर्थव्यवस्था आपकी कृषि पर उनकी आधारित थी। तो जो है वो कृषि आधारित थी, जबकि आंतरिक और बाह्य व्यापार जो है ये लोग भी मतलब करते थे, लेकिन अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से जो है वो कृषि पर थी। यहाँ क्वेश्चन पूछा है सिंधु घाटी सभ्यता की आर्थिक व्यवस्था को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है, तो यहाँ कृषि के साथ में आपके व्यापार भी है, वहाँ कृषि अकेली थी। तो थोड़ा समझने की कोशिश करिए, बिल्कुल गड़बड़ नहीं करके आनी है, गलत कोई भी क्वेश्चन नहीं करके आना है। कालीबंगा से जुड़ी निम्न विशेषताओं में कौन सी अन्य सिंधु नगरों से भिन्न है। तो ग्रिड पैटर्न, आपके पक्की ईंटों का यूज, या फिर जुते हुए खेतों के प्रमाण, या ढकी हुई नालियां। कालीबंगा में क्या प्रमाण प्राप्त हुए हैं, तो कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। देखिए कालीबंगा से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जुते हुए खेतों के प्रमाण यहाँ से प्राप्त हुए हैं, इसलिए विशिष्ट जो है वो स्थान रखता है यहाँ पर। तो राइट आंसर आपका सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरों का मुख्य उद्देश्य क्या माना जाता है। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरें हमने देखी थी, कौन से पशु का अंकन वहां पर था, लेकिन क्वेश्चन पूछा है कि उद्देश्य क्या था, तो धार्मिक पूजा थी, आभूषण था, व्यापारिक पहचान, या शासकीय आदा। देखिए मोहरों पर अंकित चिन्ह और जो पशु है वो व्यापारिक स्वामित्व और उसकी पहचान को दर्शाते हैं। इन्हें सील की तरह यूज किया जाता था। तो राइट आंसर आपका सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ऐसे क्वेश्चन आजकल एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से आपको समझना है, फिर आंसर करना है। सिंधु घाटी सभ्यता के नगर दो भागों में विभक्त थे। अब भी मैंने आपको बताया था, निचला नगर दुर्ग से अधिक ऊंचा हुआ करता था। तो देखिए खुद आंसर आपको बताना है। यहाँ राइट आंसर सिर्फ एक होगा, क्योंकि जो नगर है, नगर दुर्ग ऊंचा था और निचला नगर नीचा था। अभी मैंने आपको बताया था सिटाडेल और एक लोअर जो आपके नगर था, तो दो भागों में डिवाइड थे, बिल्कुल सही है। लेकिन निचला नगर ऊंचा नहीं था, निचला नगर नीचा था, और
नगर दुर्ग जो है वो ऊंचा था। तो बिना ऑप्शन दिखे हमने राइट आंसर हमारा ए करेक्ट यहाँ हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में मृतकों के साथ कब्र में वस्तुएं रखने से किस विश्वास का संकेत मिलता है? देखिए ये आपके टॉपिक जो है वो बहुत सारे एग्जामों में आते हैं, तो ये पढ़े हुए टॉपिक हैं। तो बहुत सारे बच्चे कमेंट करके मैम इतने इजी क्वेश्चन आएंगे, बेटा इतने ही इजी क्वेश्चन आते हैं, बस आप अगर उनको रिवाइज नहीं करेंगे तो वो इजी भी आपको टफ लगने लगेंगे। एग्जाम में जब आप बैठोगे तो पढ़ोगे तो सोचोगे ये तो मैंने पढ़ा था इसका आंसर, लेकिन वही आंसर कई बार आप गलत करके आते हैं। तो ध्यान से आपको पढ़ना है। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में मृतकों के साथ कब्र में वस्तुएं रखने से किस विश्वास का संकेत? देखिए कब्र में जो है ये लोग जो मृतक था उसके साथ में बहुत सारी चीज़ें वो रखते थे, जैसे बर्तन रखते थे, आभूषण रखते थे, बहुत सारी चीज़ें रखते थे। तो उनका ये विश्वास था कि अगर हम ऐसे रख दें तो उनको आपके जीवन में मृत्यु होने के बाद में भी उनको ये जो है प्राप्त हो। तो ये उनका ये था कि वो किसका परलोक में विश्वास रखते थे कि परलोक में भी ये चीज़ें अगर हम साथ में रख देंगे तो परलोक में जो है उसको ये चीज़ें प्राप्त हो जाएंगी, तो इसलिए वो लोग ऐसा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में मातृ देवी की पूजा का प्रमाण किससे मिलता है? विशाल स्नानागार से, मोहरों पर वृक्ष से, स्त्री मूर्तियों से या पशु आकृतियां से? आपके इसमें देखिए लास्ट पशु आकृतियां हैं क्योंकि मैंने क्वेश्चन बनाया तो मुझे पता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में मातृ देवी की पूजा का प्रमाण किससे मिलता है? तो ये मिलता है आपके किससे? स्त्री मूर्तियों से। देखिए स्त्री मूर्तियां हमें वहां पर प्राप्त हुई हैं, टेराकोटे की स्त्री की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। तो मातृ देवी पूजा की ओर ये संकेत करती है, स्त्री मूर्तियों से यहाँ प्राप्त है। नृत्यांगना की मूर्ति प्राप्त हुई है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पशु सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरों पर नहीं पाया जाता है? अच्छा बैल सबसे ज्यादा पाया जाता है, घोड़ा जो है वो मोहरों पर कहीं भी नहीं पाया गया है ना। तो ये राइट आंसर आपका सबसे ज्यादा अगर पूछे तो बैल है ना। और बाकी ये भी पाए गए हैं, लेकिन एक सिंग वाला गैंडा भी बहुत पाया गया है, हाथी भी कहीं कहीं मोहरों पर पाया। घोड़े के प्रमाण कहीं भी नहीं मिलते कि घोड़े जो है वो मोहरों पर पाए गए हैं। सिंधु सभ्यता की नगर योजना को आधुनिक क्यों माना जाता है? सभी नगर एक ही आकार के थे, नगरों में बहुमंजिला भवन थे, सड़क समकोण पर काटती थी और नालियां ढकी हुई थी, नगर समुद्री तट पर बसे थे। देखिए सारी विशेषताएं सिंधु घाटी सभ्यता की है, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है हमसे? क्वेश्चन पूछा आधुनिक क्यों माना जाता था? आधुनिक इसलिए माना जाता था कि सड़कें जो है वो अब देखिए सारे आपको सही लगेंगे, सही है सारे, पर क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। नगर योजना को आधुनिक क्यों माना गया? इसलिए माना गया कि सिंधु नगरों की सबसे बड़ी विशेषता ही क्या थी? ग्रिड पैटर्न है ना, यानी सड़कें जो हैं वो एक दूसरे को समकोण पर यानी 90 डिग्री पर काटती थी और हर घर से जो भी जुड़ी हुई पक्की और ढकी हुई नालियां थी वो वहां से जाती थी। तो नगर जो है वो एक तरीके से स्वच्छ रहता था। तो यही कारण है कि जो ग्रिड पैटर्न पर जो वहाँ पर सड़कें बनी हुई थी वो आधुनिक नगर योजना यहाँ पर ये दर्शाती है। तो राइट आंसर सी था। अब ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको हुआ ना कंफ्यूजन? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाण यह दर्शाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में राज्य की भूमिका सशक्त थी? विशाल स्नानागार, माप तोल प्रणाली, मातृ देवी की मूर्तियां या पशु आकृतियां? क्वेश्चन क्या पूछा है? राज्य की भूमिका सशक्त थी, किस तरीके से ये चीजें दर्शाती हैं? ये चीजें हमें दर्शाती है समान माप तोल प्रणाली से, यानी पूरी सभ्यता क्षेत्र में एक जैसे ईंटें, समान बाट माप का प्रयोग, और ये सारी चीजें हमें मतलब मिलती हैं। तो वहाँ पर उत्पादन और व्यापार जो है उसका उस पर देखे तो केंद्रीय नियंत्रण माना जाता है ना। तो मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था की ओर ये संकेत करता है कि माप तोल प्रणाली भी सेम ही थी, है ना। तो राइट आंसर यहाँ सी होगा। सारी चीजें अब आपको लगेगा ये भी सही हो सकता है, ये भी, इसीलिए मैंने जानबूझकर ऐसे क्वेश्चन आपके लिए प्रिपेयर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगा में ईंटों का कच्चा होना किस तथ्य की ओर संकेत करता है? देखिए पकी हुई ईंटें मिली हैं, लेकिन कालीबंगा से कहीं ना कहीं कच्ची ईंटों के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा कौन सी नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे यहाँ प्राप्त हुई है। तो देख घग्गर क्षेत्र में जो है वो ईंधन और वहाँ की मिट्टी जो है इतनी उपयुक्त नहीं थी, उसकी कमी के कारण कालीबंगा से हमें क्या कच्ची ईंटों के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तकनीकी भी कमजोर थी,
स्थानीय पर्यावरण भी अनुकूल नहीं था। इस कारण वहां पर जो है कालीबंगा से स्थानीय भौगोलिक परिस्थितियों के कारण कच्ची ईंटों के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। देखा कितना अच्छा क्वेश्चन है। तो राइट आंसर आपका बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों द्वारा लोहे का प्रयोग न करने का सबसे तार्किक कारण क्या था? हमने देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है वो लोहे का यूज नहीं करते थे। कांस्य युगीन सभ्यता है, तो ऐसा क्यों माना जाता है? लोहे का आविष्कार नहीं हुआ था, इस वजह से धार्मिक निषेध था, या कांस्य अधिक उपयोगी था, या लोह अयस्क का ज्ञान नहीं था। देखिए लोहे का आविष्कार ही नहीं हुआ था उस टाइम पे, है ना, यानी उस समय लोहा तकनीक का विकास जो है वो नहीं हुआ था, इस वजह से लोहे का यूज ये लोग नहीं करते थे। तो राइट आंसर आपका ए यहाँ करेक्ट हो जाएगा। थोड़ी फटाफट स्पीड इसलिए मैंने बढ़ाई है क्योंकि एग्जाम पास में आ चुकी है, और आप जितना रिवीजन जल्दी जल्दी करेंगे, आपका टाइम वेस्ट मुझे बिल्कुल भी नहीं करना है। आपके लिए एक एक मिनट बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, तो फटाफट हम करेंगे। क्वेश्चन थोड़े ज्यादा हैं, स्पीड थोड़ी ज्यादा बढ़ा लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में पुरोहित राजा की अवधारणा का आधार क्या है? लिखित ग्रंथ है, विशाल स्नानागार है, मूर्ति विशेष है, या धार्मिक भवन है? तो देखिए ये आपके राइट आंसर सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। कैसे? जैसे देखिए मोहनजोदाड़ो से आपके डाडी युक्त जो मूर्ति मिली है उसमें पुरोहित और राजा उसको माना गया है कि शायद वो जैसे आरबीएससी की बुक में दिया गया है ना, एक व्यक्ति डाडी वाला, है ना, तो वो पुरोहित माना जाता है, राजा माना जा सकता है। तो ये संकेत मिलता है कि धार्मिक और प्रशासनिक सत्ता एक ही व्यक्ति के हाथ में थी। तो मूर्ति विशेष से जो है ऐसी चीजें हमें हम उसका आइडिया लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में सामाजिक असमानता के प्रमाण सीमित है। आवासों का आकार सामाजिक स्तर से जुड़ा हुआ था। तो कौन सा इसमें आपको राइट आंसर लगता है? देखिए दोनों ही यहाँ राइट हो जाते हैं, ए और दोनों ही, यानी जाति प्रणाली जैसे अगर देखें तो ठोस प्रमाण इतने मिले नहीं हैं, लेकिन बड़े छोटे घर सामाजिक विभिन्नता की ओर संकेत यहाँ पर करते हैं। तो राइट आंसर हम दोनों ही यहाँ कह सकते हैं कि दोनों ही मैम सही है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था को स्थिर क्यों कहा जाता है? क्यों? क्या वो केवल कृषि पर निर्भर थे? मुद्रा का प्रयोग था? कृषि शिल्प व्यापार का संतुलन था? या फिर कर प्रणाली विकसित थी? किस लिए उसको स्थिर कहा गया? देखिए वहां पर कृषि शिल्प व्यापार और का संतुलन था। जैसे कृषि में वो गेहूं, जो कपास, ये लोग उगाते थे। उन्नत शिल्प कला भी थी, आंतरिक और बाह्य व्यापार भी करते थे। तो तीनों में संतुलन था, अर्थव्यवस्था वहां स्थिर थी। तो राइट आंसर सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा, है ना। थोड़े से घूमे फिरे से क्वेश्चन घूम गया ना दिमाग। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि के बारे में कौन सा कथन सर्वाधिक स्वीकार्य है? दाएं से बाएं लिखी जाती थी, बाएं से दाएं लिखी जाती थी, दोनों दिशाओं में, या केवल ऊपर की ओर? बहुत ही इजी है पर बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए जो सिंधु घाटी सभ्यता है वहां पर मोहरों पर जो लिपि है वो दाएं से बाएं लिखी जाती थी, लेकिन कुछ में जो है वो बाएं से दाएं भी मिलती है। तो दोनों दिशाओं में यूज होता था। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि ए और बी दोनों, तो राइट हो जाएगा। परंतु यहाँ हमें ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, अगर दाएं से बाएं लिखी और बाएं से दाएं सेम ही चीज होगी, दोनों दिशाओं में यहाँ पर लिखी जाती थी। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, कहीं दाएं से बाएं मिलती है, कहीं बाएं से दाएं मिलती है। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का सबसे संतुलित कारण कौन सा माना जाता है? तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बहुत सारे कारण यहाँ पर माने जाते हैं। आर्यों का आक्रमण भी एक कारण माना जाता है, महामारी भी माना जाता है, जलवायु परिवर्तन और नदियों का मार्ग बदलने से बाढ़ आना भी माना जाता है, विदेशी आक्रमण। परंतु हमें तो इन चारों में से एक जो अप्रोप्रिएट लगता है, सबसे इम्पोर्टेंट है, वो हमें यहाँ पर पता करना है। तो वो था सबसे महत्वपूर्ण कि शायद वहाँ जलवायु परिवर्तन या नदियों का मार्ग चेंज होने की वजह से वहाँ पर बाढ़ आई, सूखा पड़ा, इस वजह से वहाँ पर आपके क्या हो गया, सभ्यता का पतन हो गया। देखिए सारे मैंने लिए हैं, आप टेंशन ना लीजिए, सारे क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगी। सिंधु घाटी सभ्यता का सांस्कृतिक महत्व किस रूप में सबसे अधिक? अब ये आपके लिए सिर्फ रीट के लिए ही नहीं, आप फर्स्ट ग्रेड के लिए, सेकंड ग्रेड के लिए, या आरपीएससी की कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं राजस्थान लेवल पे, तो आप सभी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जो हर एक एग्जाम में आपके पूछा जाता है। नेक्स्ट है, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का सांस्कृतिक महत्व किस रूप में सबसे अधिक
यहाँ पर मिलता है। पहली साम्राज्य व्यवस्था यहाँ से प्राप्त हुई है, लिखित सभ्यता है, या पहली सुनियोजित नगर सभ्यता है, पहली धार्मिक सभ्यता है। तो सभी को पता है पहली सुनियोजित नगर सभ्यता ये मानी जाती है, यानी विश्व की पहली सुव्यवस्थित नगर सभ्यता ये सिंधु घाटी सभ्यता है, और यही इसका सबसे बड़ा सांस्कृतिक योगदान यहाँ पर प्राप्त होता है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपके सी करेक्ट हो जाएगा। अब सिंधु घाटी सभ्यता के क्वेश्चन, मुझे नहीं लगता इससे बाहर कोई क्वेश्चन आपके आने वाला है। पहले जैसे मैंने आपको समझाया कब किसकी स्थापना हुई, कौन किसके जो है वो खोज करता है, सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बता दी हैं। अब आती है हमारी वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम यहाँ देख लेते हैं। प्रारंभिक वैदिक काल की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? तो देखिए, क्या कृषि था, पशुपालन था, व्यापार था, या शिल्प था? तो देखिए, जो हमारी वैदिक है सभ्यता है, प्रारंभिक वैदिक सभ्यता, उसमें आर्यों का जो है वो जीवन के बारे में बताया गया है। तो आर्य जो है वो आपके पशुपालन पर आधारित यहाँ पर माना जाता है। मतलब वो जो लोग हैं आर्य, वो गाय को पूजते थे, है ना। यानी ऋग्वेद में जो है वो गाय के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। और अच्छा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज मैं आपको यहाँ बताऊं कि ऋग्वेद में जो है वो गाय को क्या कहकर बुलाते थे। पहले वीडियो पॉज करके आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, फिर आपको सुनना है। गाय को जो है वो ऋग्वेद में घन्या बुलाया जाता था। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे इसके आर्थिक महत्व को यहाँ पर दर्शाते हैं। कृषि के यहाँ पर बहुत मतलब थोड़े से गौण से प्रमाण यहाँ प्राप्त हुए हैं। तो राइट आंसर आपका बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। सभा और समिति, कोई भी ऐसे एग्जाम में जिसमें इससे क्वेश्चन नहीं बनता हो। तो सभा और समिति का वैदिक समाज में क्या महत्व था? धार्मिक संस्थाएं थी, आर्थिक संगठन था, प्रशासनिक राजनीतिक संस्थाएं थी, या न्यायालय था? देखिए, सभा और समिति जो है वो वैदिक काल की लोकतांत्रिक राजनीतिक संस्थाएं मानी जाती हैं। यानी राजा इनकी सलाह के बिना कोई भी पूर्ण स्वेच्छाकारी मतलब कार्य नहीं करता था। ये समिति राजसत्ता का प्रमाण मानी जाती है, सभा और समिति। तो राइट आंसर यहाँ सी करेक्ट आपका हो जाएगा। ऋग्वैदिक समाज में वर्ण व्यवस्था की स्थिति कैसी थी? तो ऋग्वैदिक समाज में वर्ण व्यवस्था की स्थिति क्या कठोर और जन्म पर आधारित थी, या पूर्ण विकसित थी, या फिर व्यवसाय आधारित और लचीली थी, या धार्मिक रूप से निर्धारित थी? तो देखिए, जो आपकी प्रारंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जो है वो आपकी कैसी थी? कर्म पर आधारित थी, जन्म पर नहीं थी। मतलब व्यवसायिक आधारित वह लचीली थी, यानी कि सामाजिक गतिशीलता यहाँ संभव नहीं थी। जन्म आधारित कठोरता और वैदिक काल की विशेषता यहाँ पर जो है वो कैसे मानी जाती है? इम्पोर्टेंट मानी जाती है। मतलब वर्ण व्यवस्था जो है वो ऑक्यूपेशन पर आधारित थी, आपके व्यवसाय पर आधारित थी। अगर किसी के पास ज़्यादा पैसा है तो वो उच्च वर्ण का होगा, नीचे किसी के पास कम है तो वो निम्न जाति का या निम्न वर्ण का होगा। वैदिक काल में राजसूय यज्ञ का उद्देश्य क्या था? राजसूय यज्ञ से डेफिनेटली क्वेश्चन बनते हैं। तो इसका उद्देश्य था वर्षा प्राप्त करना, प्रजा का कल्याण करना, राजा की सर्वोच्च सत्ता की घोषणा करना, या पापों से मुक्ति देना। तो देखिए, राजसूय युग के द्वारा यज्ञ के द्वारा राजा की सर्वोच्च सत्ता की घोषणा होती थी। यानी राजा द्वारा अपनी सार्वभौमिक सत्ता को वैध ठहराने के लिए ये यज्ञ होता था, जिससे उसकी राजनीतिक शक्ति का प्रदर्शन वो यहाँ दिखाता था। तो राइट आंसर यहाँ सी करेक्ट आपका हो जाएगा। उत्तर वैदिक काल में भूमि के महत्व में वृद्धि का मुख्य कारण क्या था? उत्तर वैदिक काल में भूमि में वृद्धि हुई, उसका महत्वपूर्ण कारण था क्या? व्यापार का विकास, लौह उपकरणों का प्रयोग, पशुपालन में गिरावट, या फिर धार्मिक परिवर्तन। तो देखिए, लोहे के हल बनाने लगे, लोहे के उपकरण बनने लगे, लोहे के औजार बनने लगे। उसी के साथ में आपके लोहे के औजारों से वनों की कटाई होने लगी, कृषि का विस्तार संभव हुआ। इससे भूमि जो है वो व्यक्तिगत संपत्ति बन गई, और इसी वजह से सामाजिक असमानता फैल जाती है। तो भूमि के महत्व में वृद्धि का कारण था लोहे के उपकरणों का यूज होना। वैदिक शिक्षा प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो वैदिक शिक्षा प्रणाली की प्रमुख विशेषता आपके लिखित ग्रंथों पर आधारित राज्य नियंत्रित या गुरुकुल परंपरा, या व्यावसायिक शिक्षा।
तो ये आपकी गुरुकुल परंपरा, वैदिक शिक्षा जो है वो गुरुकुल प्रणाली पर आधारित थी, यानी शिष्य जो है वो गुरु के आश्रम में रहकर मौखिक रूप से ज्ञान प्राप्त करता था, वेदों का अध्ययन करता था। तो वैदिक शिक्षा पूछा है, राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर वै आप देखिए वैदिक, उत्तर वैदिक, पूर्व वैदिक, ये सारी चीजें आपको अलग अलग ध्यान में रखनी है। उत्तर वैदिक काल में प्रचलित था, ये चीज आपको जरूर ध्यान रखनी है। कौन से काल में पूछा गया है? उत्तर वैदिक काल में प्रचलित क्या था? बलि था, भाग था, शुल्क या हिरण्य था? तो देखिए उत्तर वैदिक काल में जो है वो भाग था। भाग क्या था? तो भाग जो है वो कृषि की उपज पर दिया जाने वाला एक कर था, यानी आपके जो कृषि होती थी उसकी उपज का एक हिस्सा जो है वो देना होता था। तो भाग एक तरीके से क्या माना जाता है? कर था। बलि जो है वो स्वैच्छिक भेंट थी जो बाद में कर का रूप ले लेती थी, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, परंतु भाग जो है वो दिया जाता था। अब भाग से भाग ये और कुछ नहीं, भाग एक कर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो सही है? दोनों कालों में समान थी क्या स्त्रियों की स्थितियां? प्रारंभिक वैदिक काल में अधिक स्वतंत्र थी, उत्तर वैदिक काल में सुधार हुआ या शिक्षा का अधिकार नहीं था? देखिए वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति जो थी वो प्रारंभिक वैदिक काल से अधिक स्वतंत्र हुई। कैसे स्वतंत्र हुई? देखिए जो स्त्रियां थी वो सभा में भाग ले सकती थी, अब पहले नहीं लेती थी। सभा और समिति मैंने अभी जस्ट बताया, तो वो नहीं भाग लेती थी, लेकिन प्रारंभिक वैदिक काल में जो है वो स्त्रियां सभा में भाग लेती थी, शिक्षा ग्रहण करती थी। जैसे नाम आता है हमारा किसका? गार्गी और मैत्री का नाम आता है, वो प्रारंभिक वैदिक काल में ही थी, है ना। उत्तर वैदिक काल के में जो आते इनकी स्थिति में कैसे क्या हो जाती है? गिरावट होने लग जाती है। अब देखिए पहले जो है वो स्त्रियों को कितना सम्मान प्राप्त था, है ना। मातृसत्तात्मक समाज वहां प्राप्त हो मतलब प्रमाण मिलते हैं। तो प्रारंभिक वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति बहुत ही अच्छी थी, वैदिक काल में ज़्यादा स्वतंत्र थी अगर कंपेयर करें उत्तर वैदिक काल से। तो उत्तर वैदिक काल में उनकी स्थितियों में गिरावट आती है, राइट आंसर सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। वैदिक देवताओं में सर्वाधिक महत्व किसका था? वरुण का था, अग्नि का था, इंद्र का या सोम का? देखिए ऋग्वेद काल में सर्वाधिक सूक्त जो है वो इंद्र के प्रमाण प्राप्त इंद्र के मिलते हैं, इंद्र को समर्पित है। यहाँ पर जो है आपके वर्षा, युद्ध, शक्ति का देवता माना जाता है किसको? इंद्र को। एक योद्धा समाज का प्रतीक माना जाता है किसको? इंद्र को। और सबसे ज्यादा जो है वो इंद्र के सूक्त, इंद्र को समर्पित सूक्त ऋग्वेद में मिलते हैं। तो राइट आंसर सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। वैदिक धर्म की मूल प्रकृति क्या थी? दार्शनिक थी, मूर्ति पूजा थी, यज्ञ प्रधान थी या फिर आपकी तपस्यात्मक थी? तो देखिए ये आपके दार्शनिक, मूर्ति पूजा, यज्ञ प्रधान या तपस्यात्मक? तो ये यज्ञ प्रधान थी। वैदिक धर्म जो है वो यज्ञ और कर्मकांड करते थे ना, यज्ञ करते थे, कर्मकांड थे, तो ये सारी चीजें थी। तो राइट आंसर यहाँ सी हो जाएगा। क्वेश्चन एक बार मैं थोड़ा कर दूं क्योंकि कंफ्यूज नहीं होना है। वैदिक धर्म की मूल प्रकृति पूछी है, यज्ञ प्रधान थी, यज्ञ कर्मकांड पर आधारित थी, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए आहुति दी जाती थी, मूर्ति पूजा का यहाँ अभाव था। तो राइट आंसर यहाँ सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके प्रारंभिक वैदिक समाज, थोड़ा सा बड़ा करने, प्रारंभिक वैदिक समाज एक समानतावादी समाज था, ठीक है। अगला कह रहा है कि इस काल में वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित नहीं थी। अब आपको सही उत्तर यहाँ पर बताना है। देखिए अगर हम देखें कि ऋग्वैदिक समाज में सामाजिक भेद जो है वो बहुत ही सीमित था। मैंने अभी बताया ना आपको, वही वर्ण जो है वो किस पर आधारित था? कर्म पर आधारित था। फिर आगे आते आते ये व्यवसाय पर आधारित होने लग गया, यानी जन्म आधारित नहीं था, इसलिए समाज जो है वो समानतावादी था, हम मान गए। तो राइट आंसर अगर हम देखें तो ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की यहाँ सही व्याख्या कर रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना है और फिर आपको ये देखना है क्या आर जो है वो ए की सही व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये चीज जरूर ध्यान में रखनी है। वैदिक काल में ग्रामणी की भूमिका किससे संबंधित थी? तो वैदिक काल में ग्रामणी क्या धार्मिक अनुसंधान करवाता था, ग्राम प्रशासन और नेतृत्व था, न्यायिक कार्य या फिर आपके कर संग्रह? देखिए ग्रामीणी गांव का प्रमुख होता था,
आप सभी को पता है गांव का प्रमुख को क्या बोलते थे, ग्रामीणी बोलते थे। और ग्रामीणी जो है वो प्रशासनिक और सैन्य जो नेतृत्व है उसकी जिम्मेदारी संभालता था। तो राइट आंसर यहाँ बी करेक्ट आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही उत्तर हमको देना है। उत्तर वैदिक काल में राजा की शक्ति बढ़ी, सभा और समिति का प्रभाव घटा। कहाँ पूछ रहे हैं, उत्तर वैदिक काल में कर व्यवस्था संस्थागत हो गई थी। तो उत्तर वैदिक काल में यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो देखिए उत्तर वैदिक काल में आते आते ये सारी चीजें हो गई थी। उत्तर वैदिक काल में जो है वो राज सत्ता तो क्या हो गई थी, मजबूत हो गई थी, है ना। राजा की सत्ता बहुत मतलब पावरफुल हो गई थी। जन संस्थाएं जो है वो कमजोर हो गई थी। सभा और समिति में अब स्त्रियां भाग नहीं ले सकती थी, यानी नियमित जो है भाग को नियमित कर दिया गया था। कर देने के लिए अभी भाग मैंने आपको बताया था ना, कर के रूप में दिया जाता था। तो ये तीनों ही चीजें उत्तर वैदिक काल में आते आती हो गई थी। तो राइट आंसर 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में बलि का विकास किस रूप में हुआ था। तो वैदिक काल में बलि का विकास धार्मिक दंड के रूप में, युद्ध करके, स्वैच्छिक भेंट से, अनिवार्य या फिर व्यापार शुल्क। तो मैंने अभी आपको बताया था बलि जो है वो स्वेच्छा से दी जाती थी। उत्तर वैदिक काल में ये नियमित कर का रूप लेने लग गई थी। जैसे नियमित कर तो कौन सा था, भाग था, लेकिन बलि जो है वो अपनी स्वेच्छा से अगर वो देना चाहे तो दे सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे आगे चल के वो आपकी क्या लेने लग गई, वो भी एक कर का ही रूप लेने लग गई थी। तो राइट आंसर सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन उत्तर वैदिक काल की विशेषता है। उत्तर वैदिक पशुपालन की प्रधानता, लोहे का अभाव, सामाजिक असमानता में वृद्धि या जनजातीय संगठन। तो देखिए उत्तर वैदिक काल की अगर विशेषता अगर देखें तो सामाजिक असमानता में वृद्धि हुई थी। हमने देखा ना अभी, कृषि का विस्तार हुआ, भूमि स्वामित्व बढ़ा, कर प्रणाली हुई, सामाजिक असमानता बढ़ी, है ना। तो उत्तर वैदिक काल आते आते मतलब बहुत सारी कुरीतियां फैल गई थी। उत्तर वैदिक समाज की प्रमुख पहचान यही थी कि सामाजिक असमानता में वृद्धि यहाँ पर देखी गई। वैदिक शिक्षा प्रणाली में अपनयन संस्कार का मुख्य उद्देश्य क्या था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए सारे मिक्स करके मैंने दिए हैं, कोई भी ऐसे मतलब वो नहीं दिया है कि पर्टिकुलर उसी से ये हो, सारे मिक्स क्वेश्चन है, टॉपिक वही है, उनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं है, है ना। तो उपनयन संस्कार, वैदिक शिक्षा प्रणाली में उपनयन संस्कार का प्रमुख उद्देश्य क्या है। विवाह की अनुमति, सैन्य प्रशिक्षण, औपचारिक शिक्षा का आरंभ या धार्मिक पदवी प्रदान करना। तो देखिए आपकी वैदिक शिक्षा प्रणाली में अपनयन जो संस्कार था वो था कि जो विद्यार्थी है वो औपचारिक शिक्षा यहाँ प्रारंभ होती थी, यानी विद्यार्थी गुरु के संरक्षण में शिक्षा प्रारंभ यहाँ करता था। और यानी शैक्षणिक प्रवेश यहाँ पर जैसे स्कूल में एडमिशन करवाते हैं ना, तो गुरुकुल में जाकर वो शिक्षा ग्रहण करता था, वही आपका अपनयन संस्कार था। 16 संस्कार हमारे यहाँ माने जाते हैं वैदिक काल में, मतलब ऋग्वेद में इनका प्रमाण भी मिलता है। कौन सा देवता उत्तर वैदिक काल में अधिक महत्वपूर्ण हो गया था। हमने देखा इंद्र जो है उसका ऋग्वेद में बहुत ही मतलब सुक्तियां वहां प्राप्त हुई हैं। अब पूछा उत्तर वैदिक काल में आते आते अगर देखें तो इंद्र, अग्नि, प्रजापति, वरुण। देखिए प्रजापति फिर जो है वो धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल में आते आते पूजा जाने लगे। प्रजापति जो है वो सृष्टिकर्ता माने जाते हैं ना, यानी कि प्रजापति जो है वो इंद्र को स्थान ले लेते हैं, यहाँ इंद्र का महत्व घट जाता है। तो राइट आंसर आपका सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा, यानी धार्मिक परिवर्तन का यहाँ संकेत मिलता है हमको उत्तर वैदिक काल में आते आते। वैदिक ग्रंथों में निष्क का प्रयोग किस अर्थ में हुआ है, आया हुआ क्वेश्चन है। बहुत मैंने बोला ना बहुत सारे क्वेश्चन PYQs हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चन मैंने खुद प्रिपेयर किए हैं, RBSC की बुक से सारे क्वेश्चन हैं आपके लिए। वैदिक ग्रंथों में निष्क का प्रयोग किस अर्थ में हुआ था, भूमि माप के लिए, स्वर्ण भूषण या मुद्रा के लिए, धार्मिक प्रतीक के लिए, हथियार के रूप में। तो देखिए निष्क का यूज जो होता था वो होता था स्वर्ण भूषण या मुद्रा के रूप में होता था, यानी वैदिक काल की आर्थिक जटिलता को ये दर्शाता है कि निष्क जो है एक तरीके से स्वर्ण का आभूषण था या फिर एक मुद्रा, सिक्का भी बोलते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है, वैदिक समाज में आश्रम व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या था। सामाजिक विभाजन था या फिर धार्मिक नियंत्रण था, जीवन को नैतिक रूप से व्यवस्थित करना था या जाति व्यवस्था को मजबूत बनाना था।
देखिए क्वेश्चन ध्यान से आपको पढ़ना है। वैदिक समाज में आश्रम व्यवस्था का मूल उद्देश्य था जीवन को नैतिक रूप से व्यवस्थित करना। आंसर मैंने बता दिया। अब देखिए हमारे जो आश्रम व्यवस्था है वैदिक समाज में, वो 4 आश्रम यहाँ माने गए हैं। कितने आश्रम? 4 आश्रम। 4 आश्रम कौन कौन से थे? सबसे पहले अगर देखें तो वो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो माने जाते हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, है ना, ब्रह्मचर्य आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम। उसके बाद गृहस्थाश्रम आता है, उसके बाद में वानप्रस्थ आश्रम आता है, और उसके बाद में संन्यास आश्रम आता है। यानी मानव जीवन को नैतिक अनुशासन में बांटने के लिए आश्रम व्यवस्था यहाँ पर हुई थी, न कि जाति का निर्धारण यहाँ पर होता था। तो राइट आंसर सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। और ये आश्रम भी कई बार सीक्वेंस में पूछ लिए जाते हैं, तो ध्यान में आपको रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वैदिक धर्म के संदर्भ में सर्वाधिक सटीक है? मूर्ति पूजा प्रमुख थी, एकेश्वरवाद पूर्ण विकसित था, या प्रकृति शक्तियों की उपासना यज्ञ द्वारा या भक्ति मार्ग प्रदान था। देखिए वैदिक धर्म में अगर देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? प्रकृति शक्तियों की उपासना यज्ञ के द्वारा होती थी। यानी वैदिक धर्म में अग्नि, इंद्र, वरुण, ये सारी जो प्राकृतिक शक्तियां थी, इनकी उपासना किसके द्वारा? यज्ञ के द्वारा आहुतियां देकर यज्ञ किया जाता था। तो राइट आंसर सी यहाँ करेक्ट आपका हो जाएगा। वैदिक ग्रंथों में जन्म शब्द का तात्पर्य किससे था? देखिए अभी हमने ग्रामीणी देखा था। जन्म शब्द का तात्पर्य क्या था? तो निश्चित भूभाग, राजकीय प्रशासन, जनजातीय का समूह, या फिर आपके ग्राम संगठन। तो देखिए जनजातीय समूह जो होता था, उसका जो प्रमुख होता था वो जन होता था। यानी राइट आंसर आपका जन का तात्पर्य क्या था? जनजातीय समूह। ऋग्वेद काल में समाज जो है वो जन पर आधारित था, ट्राइब पर आधारित था, न कि स्थायी क्षेत्र पर। तो ये ध्यान रखना है। जन शब्द जो है वो जनजातीय पहचान को दर्शाता है, यानी भूमि आधारित राज्य को बिल्कुल भी यहाँ पर जो है वो भाग नहीं था। तो राइट आंसर सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य वैदिक काल में स्थायी सेना के अभाव को दर्शाता है? वैदिक काल में पूछा है, स्थायी सेना के अभाव को दर्शाता है अश्वमेध यज्ञ, युद्धों के समय ही सैनिकों की व्यवस्था, राजा द्वारा कर संग्रह, या दुर्गों का निर्माण। तो देखिए वैदिक काल में स्थायी सेना नहीं हुआ करती थी, है ना। यानी जब भी युद्ध होता था उसी समय सैनिकों की व्यवस्था होती थी। युद्ध के समय जो जनजातीय योद्धा थे उनको संगठित किया जाता था, और फिर जो है वो युद्ध के लिए आगे बढ़ते थे। तो राइट आंसर बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। कोई भी स्थायी सेना नहीं हुआ करती थी। रित की अवधारणा का संबंध किससे है? तो रित की अवधारणा सामाजिक वर्गीकरण, नैतिक और प्राकृतिक व्यवस्था, धार्मिक अनुसंधान, या कर प्रणाली। रित जो है वो क्या था? तो नैतिक और प्राकृतिक व्यवस्था थी। यानी कि आपके जिसे देवता वरुण संरक्षित करते थे, रित होता था। ब्राह्मणीय व्यवस्था होती थी, उसमें नैतिक और प्राकृतिक नियमों का समुच्चय होता था, तो वो रित हुआ करता था, है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा, वैदिक काल में निष्क का प्रयोग मुख्यतः किस रूप में होता था? अभी निष्क मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था किस रूप में होता था। तो ये निष्क का जो है मैंने बता चुकी हूँ, स्वर्ण का आभूषण या स्वर्ण का कोई सिक्का, मुद्रा हो सकती थी, विनिमय का माध्यम था, जो वैदिक काल की प्रारंभिक आर्थिक जटिलता को ये दर्शाता है। कौन? निष्क। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रारंभिक वैदिक काल में राजा को कर लगाने का निश्चित अधिकार नहीं था। प्रारंभिक वैदिक काल में। नेक्स्ट कह रहा है कि उत्तर वैदिक काल में कर व्यवस्था संस्थागत हो गई थी, है ना। तो बिल्कुल सही है ऑप्शन। अगर देखिए दोनों ही सही हैं यहाँ पर। हमारे प्रारंभिक काल में बलि जो है वो स्वैच्छिक थी, राजा को कर लगाने का निश्चित अधिकार था, जबकि उत्तर वैदिक काल में भाग जो है वो निश्चित कर दिया गया था। कहाँ? उत्तर वैदिक काल में आते आते, यानी कि आप नियमित रूप से जो है वो कर देंगे ही। राज्य शक्ति के विस्तार का यहाँ संकेत यहाँ पर मिलता है। तो राइट आंसर एक और दोनों ही यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक समाज में कुल और ग्राम के मध्य प्रशासनिक कड़ी कौन थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कुल और ग्राम के बीच में क्या जन विश सभा या समिति? तो कुल और ग्राम के बीच में जो कड़ी थी वो आपकी क्या हो जाएगी? विश हो जाएगी। देखिए एक सीक्वेंस आपको ध्यान रखना है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले कुल आता है, ग्राम आता है, ग्राम के बाद में विश, विश के बाद में जन। ठीक है, तो ये सीक्वेंस आपको ध्यान में रखना है। विश कई ग्रामों का समूह कहलाता था। तो राइट आंसर आपका विश हो जाएगा। कुल और ग्राम के मध्य की कड़ी, कुल और ग्राम के मध्य की कड़ी अगर देखें तो आपकी कौन सी हो जाएगा? विश हो जाएगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मणों की श्रेष्ठ स्थिति का प्रमुख कारण क्या था? तो उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मणों की श्रेष्ठ स्थिति का प्रमुख कारण सैन्य शक्ति थी, यज्ञ का अधिकार था, व्यापार नियंत्रण या भूमि स्वामित्व। देखिए, उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मणों की श्रेष्ठ स्थिति यज्ञों का एकाधिकार उनको प्राप्त था। यज्ञ क्या होते थे? जटिल होते थे, उनके संचालन के लिए ब्राह्मण ही उन पर नियंत्रण, मतलब ब्राह्मण ही उनको करता था, तो उसकी सामाजिक श्रेष्ठता बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो राइट आंसर यहाँ बी करेक्ट हो जाएगा। वैदिक काल में विवाह को संस्कार मानने का मुख्य उद्देश्य क्या था? वैदिक काल में विवाह को संस्कार, बिल्कुल संस्कार, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं, विवाह एक संस्कार है। सामाजिक नियंत्रण के लिए, धार्मिक वैधता के लिए, वंश की निरंतरता के लिए, या सभी के लिए। राइट आंसर यहाँ डी करेक्ट आपका हो जाएगा। विवाह सामाजिक, धार्मिक, वंशानुगत तीनों दृष्टियों में आवश्यक था, इसलिए इसे प्रमुख संस्कार माना गया है ना। विवाह के बाद ही तो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं ना। अगला क्वेश्चन है, वैदिक देवताओं में सोम का महत्व किस कारण था? देखिए, मैंने इंद्र बताया, प्रजापति बताया, अब आ गए सोम। सोम का महत्व था, सोम जो है वो रस और औषधीय गुण था, है ना। सोम देवता एक पवित्र, सोम अगर देखिए तो पवित्र रस वाला, यानी जिससे देवताओं और यज्ञ से जोड़ा जाता था, वो आपकी सोम होता था। आध्यात्मिक और औषधीय दोनों महत्व ये रखता था, तो राइट आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। धार्मिक, वैदिक काल में राज्य का प्रारंभिक स्वरूप किस प्रकार का था? देखिए, वैदिक काल में राज्य का प्रारंभिक स्वरूप अगर देखें तो क्षेत्रीय साम्राज्य, नगर आधारित राज्य, या फिर जनजातीय राज्य, या नौकरशाही राज्य। तो यहाँ पर जनजातीय राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी प्रारंभिक वैदिक राज्य जो है वो जन पर आधारित है, अभी मैंने बताया था, और न ही इनका कोई निश्चित क्षेत्र होता था, न ही प्रशासनिक ढांचा होता था। तो राइट आंसर सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। दो टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं। थर्ड टॉपिक हमारा आता है जैन और बौद्ध। जैन और बौद्ध से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं मैं यहाँ सारे आपको करवाने वाली हूँ। तो देखिए, पहला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म किस राजवंश में हुआ था? क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो महात्मा बुद्ध का जन्म जो है वो शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन के यहाँ पर हुआ था। कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी में जो है इनका जन्म होता है। राइट आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन के यहाँ पर आपके महात्मा बुद्ध का जन्म होता है। कौन सा सिद्धांत बौद्ध धर्म का मूल है? अहिंसा और कर्म, चार आर्य सत्य, या फिर धर्म राज्य, या द्वैतवाद। तो बौद्ध सिद्धांत का मूल, बौद्ध धर्म है उसका मूल सिद्धांत क्या था? तो वो था आपका चार आर्य सत्य, यानी बौद्ध धर्म में चार आर्य सत्य, जिसमें हम मैंने आपको बताया था, एक तो क्या था? दुख, एक समुदाय, एक निरोधा, और एक मेगा। तो ये चार थे। अहिंसा महत्वपूर्ण है लेकिन मुख्य सिद्धांत नहीं था, अहिंसा को भी माना है। चार आर्य सत्य एग्जाम में पूछे जाते हैं। दुख, दुख का कारण, दुख निरोध, दुख माया, तो ये बहुत सारी चीजें हैं, तो मैं आगे ये भी आपको करवाने वाली हूँ। इसलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, ये देखिए फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैन धर्म में अहिंसा का महत्व सबसे अधिक क्यों है? देखिए, जैन धर्म में अहिंसा का महत्व सबसे अधिक राज्य प्रशासन में लागू करने के लिए, जीवन और आत्मा की स्वतंत्रता का सम्मान करने के लिए, व्यापारिक अनुशासन बनाए रखने के लिए, धार्मिक अनुष्ठानों के लिए। देखिए, जैन धर्म में अहिंसा जो है वो सिर्फ शाब्दिक शब्द नहीं है, बल्कि जीवन और आत्मा की स्वतंत्रता का सम्मान, उनकी रक्षा करने के लिए है। यानी जैन धर्म का मुख्य नैतिक स्तंभ माना जाता है अहिंसा। तो राइट आंसर बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बौद्ध धर्म में कर्म और पुनर्जन्म का विचार है, जैन धर्म में केवल मोक्ष का लक्ष्य है। तो कौन सा यहाँ पर सही हो जाएगा? देखिए, बौद्ध धर्म जो है वो कर्म, पुनर्जन्म, दुख और मोक्ष सभी पर आधारित है, एकदम सही है। जैन धर्म में केवल मोक्ष का लक्ष्य है, बिल्कुल जैन धर्म में जो लक्ष्य, सर्वोच्च लक्ष्य माना है वो मोक्ष को ही माना है। तो दोनों ही यहाँ पर राइट आंसर आपके हो जाएंगे, यानी कि यहाँ धर्मों की जो प्राथमिकता उनमें अंतर पाया गया था कुछ हद तक। तो राइट आंसर सी यहाँ पर करेक्ट आपका हो जाएगा। महावीर को जैन धर्म में किस रूप में जाना जाता है? तो महावीर स्वामी जो है वो जैन धर्म के 24वें
तीर्थंकर के रूप में जाने जाते हैं। उनकी शिक्षाएं अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य इन सब पर आधारित थी। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। प्रथम कौन थे? कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपको कितना, बहुत ही इजी सा है, छोटे से बच्चे को भी पता है। बौद्ध धर्म में मध्यम मार्ग किस समस्या का समाधान बताता है? अत्यंत तपस्या और विलासिता दोनों से युक्त मुक्ति, या फिर आपके सामाजिक असमानता, कर्म के दंड से मुक्ति, राज्य और धर्म के बीच में संतुलन। तो देखिए आपके बौद्ध धर्म में मध्यम मार्ग जो है वो अत्यंत तपस्या और विलासिता दोनों में जो है, दोनों से मुक्ति यहाँ पर प्रदान करता है। यानी महात्मा गौतम बुद्ध जो है अत्यंत संयम और विलासिता दोनों को त्याग करने के बाद में जो है वो मध्यम मार्ग, मतलब उन्होंने क्या किया था? राजा का बेटा था तो उन्होंने बहुत ज़्यादा संयम रखा, विलासिता को त्याग दिया। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि मध्यम मार्ग उसी को कहते हैं जो अपनी तपस्या करे और विलासिता से मुक्ति प्राप्त कर ले, वही मध्यम मार्ग है। जैन धर्म में त्रिरत्न किससे संबंधित है? तो जैन धर्म में त्रिरत्न जो है वो किससे संबंधित आपके हो जाएंगे? ज्ञान, मोक्ष, कर्म। दृष्टि, ज्ञान और आचरण। सही दृष्टि, सही ज्ञान, सही आचरण। यहाँ पर राइट आंसर देखिए, यही आपका क्या हो जाएगा? त्रिरत्न हो जाएगा, जिसको क्या बोलते हैं? सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, है ना। ये आपके क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में बहुत बार, सेकंड ग्रेड में भी पूछा गया है। तो सम्यक दृष्टि, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। आप इसमें आप हिंदी में थोड़ा सा अलग हो जाएगा, इंग्लिश में थोड़ा अलग हो जाएगा, मतलब कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बौद्ध धर्म में स्त्री पुरुष समानता का उदाहरण किससे मिलता है? भिक्षुणी संघ की स्थापना से, महायान की गाथाओं से, राजकीय आदेश से, यज्ञों में भागीदारी से। देखिए बौद्ध धर्म में जो है वो भिक्षुणियों को भी संघ में स्थापना जो है वो स्थान दिया गया था, यानी महाकप्पा भिक्षुणी संघ की स्थापना बौद्ध धर्म में की गई थी, जिसमें स्त्रियों को धार्मिक जीवन में बराबरी का स्थान यहाँ मिला था। तो राइट आंसर ए यहाँ करेक्ट हो जाएगा। जैन धर्म में अपरिग्रह का अर्थ क्या होता है? अपरिग्रह बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अपरिग्रह मतलब होता है वस्तु संग्रह या फिर भौतिक वस्तुओं का नियंत्रण और त्याग, संपत्ति का विस्तार या व्यापारिक अनुशासन। तो अपरिग्रह का अर्थ होता है वस्तु संग्रह न करना, उसका त्याग करना। तो राइट आंसर आपके भौतिक वस्तुओं का नियंत्रण और त्याग, राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। जैन धर्म के मुख्य 4 अंगों में से एक है ये अपरिग्रह, ठीक है। बौद्ध धर्म में अनात्मा क्या सिद्धांत क्या बताता है? तो बौद्ध धर्म में अनात्मा का सिद्धांत, आत्मा अमर है, कोई स्थायी आत्मा नहीं होती, शरीर ही आत्मा है या केवल राजा के पास आत्मा है। देखिए गौतम बुद्ध ने कहा कि कोई भी क्या स्थायी आत्मा नहीं होती है। तो ये बौद्ध दर्शन का सबसे केंद्रीय सिद्धांत माना जाता है। राइट आंसर आपके क्या हो जाएगा? बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन का क्या अर्थ होता है? यानी राजा द्वारा राज्य शक्ति का प्रदर्शन, बुद्ध द्वारा धर्म का प्रचार, यज्ञ का प्रारंभ या मठ और आश्रम। तो देखिए बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन का अर्थ बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। धर्म चक्र परिवर्तन का मतलब होता है बुद्ध के द्वारा अपनी क्या करना? धर्म का प्रचार करना। यानी बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश यहाँ पर दिया था। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है ना, अब ये बहुत इजी है पर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। तो पहला उपदेश कहाँ? सारनाथ में दिया था। और धर्म का प्रचार प्रसार करना ही धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। राइट आंसर आपके क्या हो जाएगा? बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, जैन धर्म में सत्य का पालन क्यों अनिवार्य है? जैन धर्म में सत्य का पालन सामाजिक अनुशासन के लिए, आत्मा की शुद्धि और मोक्ष के लिए। बिल्कुल आत्मा की शुद्धि और मोक्ष के लिए ही सत्य है। यानी सत्य जैन धर्म के 5 महान जो महाव्रत बताए ना, महाव्रत में से एक है ना, 5 महाव्रत, उनमें से एक है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए आप अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य और असत्य का पालन करते हैं। अस्ते का, सत्य का नहीं, अस्ते का, ठीक है। तो आत्मा की शुद्धि और मोक्ष के लिए 5 पंच महाव्रत, अभी मैंने आपको अपरिग्रह बताया था ना, तो अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य और अस्ते का पालन जरूरी होता है जैन धर्म में। तो राइट आंसर बी करेक्ट यहाँ हो जाएगा। बौद्ध धर्म में निर्वाण का अर्थ क्या है?
तो देखिए बौद्ध धर्म में निर्वाण का अर्थ होता है जन्म और मृत्यु का चक्र समाप्त होना। यही तो निर्वाण की प्राप्ति है, अंत में मोक्ष को प्राप्त कर लेना, यानी सांसारिक दुखों और जन्म मरण के चक्र से मुक्ति प्राप्त करना बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य माना गया है। राइट आंसर। इसमें बौद्ध धर्म में मोक्ष माना गया है ना, वही सॉरी जैन धर्म में मोक्ष माना है, वही बौद्ध धर्म में से निर्वाण माना है, तो ये ध्यान में आपको रखना है। अगला क्वेश्चन है जैन धर्म में तीर्थंकरों को, क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है ना, जैन धर्म में तीर्थंकरों का मुख्य उद्देश्य क्या था? राजकीय सत्ता का विस्तार, मोक्ष का मार्ग दिखाना, यज्ञ और पूजा का संचालन या सामाजिक सुधार। तो राइट आंसर मोक्ष का मार्ग दिखाना ही तो उनका उद्देश्य था। तीर्थंकर आत्मा और मोक्ष की ओर ले जाने वाले मार्गदर्शक कहलाते हैं। तो ये आपके राइट आंसर मोक्ष की मार्ग की ओर ले जाना। बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग का उद्देश्य क्या है? अष्टांगिक मार्ग का उद्देश्य आपको दुखों से मुक्ति प्राप्त कर लेना। अब देखिए अष्टांगिक मार्ग बहुत ही ध्यान से आपको सुनना है, मैं बता देती हूँ। सबके आगे क्या लगेगा? सम्यक लगेगा, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। पहला क्या था? दृष्टि, याद कर लेना, ये अष्टांगिक मार्ग डेफिनेटली क्वेश्चन एग्जाम में, जैसे फिलोसॉफी है ना आपकी फर्स्ट ग्रेड में, वहां क्वेश्चन बनता है ये, है ना। तो सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, इनके पालन से संसार में दुख से मुक्ति आप प्राप्त कर सकते हैं अष्टांगिक मार्ग के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म में साम्य और सहिष्णुता का महत्व किसी स्थान पर आपके किस कारण जो है होता है? जो जैन धर्म में साम्य और सहिष्णुता का महत्व किस कारण से होता है? व्यापारिक रणनीति के कारण, जीवों के प्रति अहिंसा, राजनीति में उपयोग या सामाजिक त्याग। तो जीवों के प्रति अहिंसा के लिए राइट आंसर बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। जैन धर्म सभी जीवों की रक्षा करता है, अहिंसा का पालन करता है, समानता और सहिष्णुता इसी से तो उत्पन्न हो गई, तो राइट आंसर बी यहाँ करेक्ट आपके हो जाएगा। बौद्ध धर्म में भिक्षु संघ किस वर्ष स्थापित हुआ था? संगठित मठ मैंने अभी आपको बताया था, जिसमें महिलाओं को आपको जो है वो शामिल किया गया था। तो ये हुआ था आपके धर्म चक्र परिवर्तन के बाद में हुआ था, जब आपके बुद्ध को उसका ज्ञान हो गया था। तो धर्म चक्र परिवर्तन की जो घटना हुई थी उसके बाद में भिक्षु और भिक्षुणियों का धर्म का पालन प्रचार प्रसार करने के लिए धर्म चक्र परिवर्तन आगे बढ़ाया था। तो राइट आंसर सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। जैन धर्म में अस्ते का पालन क्यों जरूरी है? अस्ते का मतलब होता है आपके किसी का धन या वस्तु न लेना, यानी कोई भी किसी भी प्रकार की चोरी न करना, किसी की वस्तु न लेना, किसी भी प्रकार की चोरी न करना जैन धर्म के महाव्रत में शामिल है और मोक्ष के मार्ग का अनिवार्य अंग ये माना गया है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानताएं आपको चुननी है, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म की समानताएं हमको पता करनी है। पहला कह रहा है अहिंसा को मुख्य सिद्धांत माना है बौद्ध धर्म और जैन धर्म ने, बिल्कुल सही बात है। यज्ञ आधारित पूजा, देखिए कहीं भी जैन या बौद्ध में आपको यज्ञ सुना आपने या देखा आपने? बिल्कुल भी नहीं। तो दूसरा आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। मोक्ष की अवधारणा कहती हैं कहीं निर्वाण है कहीं मोक्ष है। जन्म और मृत्यु का चक्र भी बताया है। तो राइट आंसर 1, 3 और 4 देखते हैं कौन से वाले ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी दोनों धर्म अहिंसा, मोक्ष, सांसारिक जन्म मरण पर जोर देते हैं। यज्ञ का कहीं भी कोई भी उल्लेख नहीं प्राप्त होता है। जैन धर्म में ब्रह्मचर्य का पालन किस उद्देश्य से है? तो देखिए जैन धर्म में ब्रह्मचर्य का पालन जो है वो समाज में उस स्थान के लिए, शरीर की स्वास्थ्य हेतु, आत्मा की शुद्धि और मोक्ष के लिए, बिल्कुल आत्मा की शुद्धि और मोक्ष के लिए ब्रह्मचर्य महाव्रत का पालन करना चाहिए। यानी काम वासना का त्याग करने से ही आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, यानी आत्मा को शुद्ध कर आपको करना होगा, तभी आप मोक्ष की ओर प्राप्त हो सकते। अब देखिए हमने जो है सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ ली है, वैदिक संस्कृति पढ़ ली है, जैन और बौद्ध पढ़ लिया है। अब जो फर्स्ट चैप्टर आपके दिया गया है सिलेबस में, उसमें लास्ट टॉपिक बचता है हमारा महाजनपद काल। तो इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महाजनपद काल में महाजनपद शब्द का मूल अर्थ क्या होता है? तो महाजनपद काल में महाजनपद शब्द का मूल अर्थ क्या? बड़ा राज्य, कई गांवों का संघ,
या फिर आपके साम्राज्य या नगर प्रशासन इसका हो जाएगा। देखिए महाजनपद जो शब्द है यानी महान जनपद, इसका अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो महान जनपद यानी कई गांवों और कस्बों का जो संघ होता है, गांवों और कस्बों का जो संघ होता है वो आपके क्या होता है, महाजनपद होता है, महान जनपद होता है। और ये आपके आरंभिक राजनीतिक और प्रशासनिक संगठन का प्रतीक माने जाता है। कई गांवों का संघ आपके महाजनपद कहलाता है। महाजनपद काल में सबसे प्राचीन प्रचलित शासन प्रक्रिया कौन सा था? तो प्रचलित शासन का प्रकार जो था वो था पूर्ण राजशाही, गणराज्य और राजशाही, केवल गणराज्य या सामूहिक धर्म राज्य। देखिए महाजनपद काल में जो प्रचलित शासन का प्रकार था वो था गणराज्य और राजशाही। ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। महाजनपदों में जो है कुछ राजशाही जैसे आपके मगध हो गया है ना, मगध बहुत ही फेमस एक शासन था। कौशल हो गया, वज्जी हो गया है ना। तो गणराज्य ये तो आपके क्या हो गए, मगध कौशल, ये तो राजशाही हो गया। और कुछ गणराज्य जैसे कौन से हो गए, वज्जी हो गया, मुक्तगांग हो गए, ये आपके क्या हो जाएंगे, गणराज्य हो जाएगा। और महाजनपद काल में टोटल अगर देखें तो 16 महाजनपद थे। कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाजनपद काल में राजमार्गों का मुख्य उद्देश्य क्या था? केवल सेना के लिए, व्यापार प्रशासन और संपर्क के लिए, धार्मिक यात्राओं के लिए, यज्ञ और अनुष्ठान के लिए। तो देखिए महाजनपद काल में जो राजमार्ग का उद्देश्य था वो था आपके व्यापार प्रशासन और संपर्क के लिए। यानी कि आप अगर उदाहरण के तौर पर अगर देखें तो पाटलिपुत्र से मगध के जो अन्य हिस्से हैं वहाँ तक मार्ग जो जाता था वही इसका राजमार्ग मतलब ये होता है। पाटलिपुत्र एक बहुत बड़ा हो गया, वहाँ से मगध और अन्य हिस्सों में जो रास्ता जाता था वो राजमार्ग जाता था। अगला क्वेश्चन है, महाजनपद काल में अर्थशास्त्र का प्रयोग किस उद्देश्य से किया जाता था? तो महाजनपद काल में अर्थशास्त्र का प्रयोग किस उद्देश्य से किया जाता था? केवल युद्ध नीति के लिए किया जाता था, राज्य संचालन, कर व्यवस्था और युद्ध नीति के लिए, यज्ञों के संचालन के लिए या व्यापारिक अनुशासन के लिए। तो महाजनपद काल में अर्थशास्त्र का प्रयोग जो है वो राज्य संचालन, कर व्यवस्था और युद्ध नीति के लिए किया जाता था। देखिए अर्थशास्त्र ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई थी? चाणक्य के द्वारा की गई थी। चाणक्य ने अर्थशास्त्र में राजनीति, अर्थव्यवस्था और युद्ध नीति का मार्गदर्शन किया है। मोस्टली ये देखें तो राजनीति पर आधारित ये पुस्तक थी अर्थशास्त्र। राइट आंसर इसका बी करेक्ट यहाँ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महाजनपद काल में वैशाली किस प्रकार का गणराज्य था? तो देखिए महाजनपद में वैशाली जो है वो क्या राजशाही, गणराज्य, साम्राज्य या नगर राज्य? वैशाली अभी जस्ट मैंने अभी बताया था, वैशाली एक गणराज्य था, आपके लोकतांत्रिक गणराज्य था जिसमें निर्णय जो है वो सभा और परिषद के माध्यम से लिए जाते थे। बी क्वेश्चन का आंसर राइट हो जाएगा। महाजनपद काल में कर प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो महाजनपद काल में जो कर प्रणाली था उसका मुख्य उद्देश्य था राज्य और सेना का संचालन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट आंसर आपके हो जाएगा। राज्य की मजबूती के लिए जो है वो टैक्स लिया जाता था जिसमें आपके लैंड टैक्स होता था, भाग जो है वो होता था, भाग मैंने अभी जस्ट बताया था। कृषि और व्यापार से राजस्व प्राप्त यहाँ पर होता था। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। महाजनपद मगध की शक्ति का मुख्य कारण क्या था? तो देखिए महाजनपद मगध की शक्ति का मुख्य कारण आपके क्या हो जाएगा? राज्य का व्यक्तिगत शक्ति, राज्य की व्यक्तिगत शक्ति, भौगोलिक स्थिति और खनिज संसाधन या व्यापार का अभाव या विदेशी आक्रमण। राइट आंसर इज दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। मगध की भौगोलिक स्थिति और खनिज संसाधन ने इसे बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बनाया था क्योंकि गंगा के आसपास जो था वो उपजाऊ क्षेत्र था, इस वजह से। अगला क्वेश्चन है, महाजनपद काल में शाक्य और लिच्छवी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शाक्य और लिच्छवी किस प्रकार के शासक के शासन के लिए प्रसिद्ध थे? तो शाक्य और लिच्छवी जो है वो आपके लोकतांत्रिक गणराज्य थे। तो हाँ, यहाँ सभा और परिषद का शासन का अधिकार इनको था। तो शाक्य और लिच्छवी क्या थे? गणराज्य थे। देखिए ये ध्यान में रखने आपको, गणराज्य में पहले भी आपको बता चुकी हूँ, वज्जी, वैशाली, है ना। अगला क्वेश्चन है, महाजनपद काल में व्यापार और नगरों के विकास का मुख्य कारण क्या था? केवल राजा के आदेश थे,
या फिर कृषि में अधिशेष और शहरों का विकास। बिल्कुल राइट आंसर आपका बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। महाजनपद काल में व्यापार और नगरों के विकास का मुख्य कारण अधिशेष कृषि और उसके साथ में नगर केंद्र व्यापार और शिल्प का विकास यहाँ पर था। तो राइट आंसर बी यहाँ करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महाजनपद काल में सेना का संगठन किस प्रकार था? स्थायी और व्यवस्थित था, युद्ध के समय की अस्थायी थी, या फिर केवल राजा की सुरक्षा के लिए थी, केवल नगरों के लिए थी? तो देखिए इसमें मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि युद्ध के समय ही अस्थायी होती थी, यानी पहले जो है स्थायी सेना नहीं थी। अगर कोई युद्ध होता था तो उसी समय सैनिकों का संगठन किया जाता था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। महाजनपद काल में राजसूय यज्ञ का महत्व क्या था? तो राजसूय यज्ञ का महत्व था आपकी धार्मिक अनुसंधान या राजा की सार्वभौमिक सत्ता और शक्ति का प्रदर्शन। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी के साथ हम यहाँ जाएंगे, जहाँ राजसूय युग में राजा की युद्ध नहीं, मैं पहले भी करवा चुकी हूँ, राजसूय यज्ञ राजा की सार्वभौमिक सत्ता को वैध ठहराने के लिए यह होता था। राजा अपनी शक्ति यहाँ दिखाता था। महाजनपद काल में राजशाही और गणराज्य के बीच मुख्य अंतर क्या था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भूमि अधिकार, सत्ता का वितरण या फिर यज्ञ का महत्व या सेना का संगठन? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा कि महाजनपद काल में राजशाही और गणराज्य के बीच जो अंतर था वो क्या था? वो था सत्ता राजा के पास में हुआ करती थी राजशाही में, और गणराज्य में सभा और परिषद के द्वारा होती थी, यानी आपस में साझा होती थी उनके बीच में। तो ये चीज इनमें ये दोनों डिफरेंस था सत्ता का वितरण का, क्योंकि राजशाही सत्ता जो है वो राजा के पास होती थी। महाजनपद काल में अर्थकारक किसे कहते थे? तो महाजनपद काल में अर्थकारक जो कर और आर्थिक मामलों का अधिकारी होता था उसे अर्थकारक कहा जाता था, यानी राज्य के कर और जो भी आर्थिक मामले होते थे उनका अधिकारी होता था वो आपका अर्थकारक होता था। और ये पद जो है मगध और अन्य महाजनपद में प्रशासनिक कार्य को व्यवस्थित करने के लिए लागू हुआ था। तो बी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। महाजनपद काल में नगरों के उदय का मुख्य कारण क्या था? केवल राजा की इच्छा थी, व्यापारिक गतिविधियों और कृषि उत्पादन में वृद्धि थी, या फिर सेना की आवश्यकता थी, या आपके धार्मिक अनुसंधानों के लिए थी? बिल्कुल देखिए महाजनपद काल में नगरों के उदय का मुख्य कारण था व्यापारिक और गतिविधियों और कृषि उत्पादन में वृद्धि। यानी इसमें क्या होता था, जो अधिशेष कृषि हमने अभी देखी थी, अधिशेष कृषि और उसी के साथ में जो व्यापारिक मार्ग थी उनकी सुविधा, वो सीधे कहाँ इससे क्या होता था, नगर जो थे उनका विकास होता था। तो राइट आंसर यहाँ व्यावसायिक गतिविधियों कृषि उत्पादन में वृद्धि होती थी। नगरों के उदय का कारण यही था कि ये सब होता था, तो इसलिए नगरों का उदय हुआ। महाजनपद काल में मगध क्यों सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केवल राजा की सैन्य शक्ति के कारण बन गया था, भौगोलिक स्थिति, खनिज संसाधन और कृषि उत्पादन के लिए, या विदेशी व्यापार, या फिर यज्ञ और धर्म की शक्ति के कारण जो है मगध महाजनपद काल में मगध जो है एक शक्तिशाली महाजनपद बन गया था। देखिए मगध में जो क्या होता था, उपजाऊ भूमि थी, वहां पर खनिज संसाधन बहुत अच्छा था, नदी का मार्ग था, तो सत्ता और आर्थिक शक्ति का केंद्र इसलिए बन गया था। ये बहुत सारी चीजें यहाँ पर भौगोलिक स्थिति, खनिज संसाधन, कृषि उत्पादन सभी के कारण वहां स्थिति ऐसी हो गई थी, इस वजह से वो वहां मगध जो है बहुत ही शक्तिशाली बन गया था। महाजनपद काल में सभा और परिषद किस प्रकार महाजनपद में मिलते थे? तो सभा और परिषद जो है वो महाजनपद काल में क्या थे? गणराज्य थे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ हो जाएगा, जैसे कि वैशाली, साक्य गणराज्य, या यहाँ ये सत्ता का साझा मतलब होती थी यहाँ सत्ता। अगला क्वेश्चन है, महाजनपद काल में राजमार्गों का निर्माण किस उद्देश्य से हुआ? तो महाजनपद काल में राजमार्गों का निर्माण जो है वो किस उद्देश्य से हुआ? केवल सेना के लिए, व्यापार और प्रशासन और संपर्क सुनिश्चित करने के लिए, नगरों के निर्माण के लिए, यज्ञों के और धार्मिक यात्रा के लिए? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी के साथ हम यहाँ जाएंगे। राजमार्ग व्यापार और प्रशासनिक संपर्क के लिए बनाए गए थे और अन्य जनपदों तक मार्ग को बढ़ाने के लिए, राज्य शक्ति बढ़ाने में जो है ये राजमार्ग बहुत ही सहायक सिद्ध हुए थे इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महाजनपद काल में भिक्षु और जैन साधु किस भूमिका में आए थे? केवल धार्मिक अनुसंधान के लिए, धार्मिक सुधार और धर्म प्रचार के लिए, सेना के लिए सलाह के रूप में, या राज्य प्रशासन?
तो देखिए महाजनपद काल में भिक्षु और जैन साधु आए थे, वो सामाजिक सुधार और धर्म प्रचार करने के लिए आए थे। यानी बौद्ध और जैन साधु क्या चाहते थे, धर्म और नैतिकता का प्रचार करना चाहते थे। तो इसलिए महाजनपद समाज में उनका प्रभाव राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाजनपद काल में अस्थायी सेना का महत्व क्या था। अस्थायी सेना का महत्व ये था कि युद्ध और राज्य विस्तार के लिए आवश्यक थी, मतलब जब युद्ध होता था तब सेना बुलाई जाती थी। वैसे कोई भी स्थायी सेना यहाँ नहीं थी, युद्ध के समय ही सेना का संगठन होता था। ये मगध और अन्य महाजनपदों की शक्ति के विस्तार में मुख्य आधार माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाजनपद काल में राजसूय युग का उद्देश्य क्या था। बहुत बार क्वेश्चन बार ये शायद रिपीट हो गया है 2 बार। अगला क्वेश्चन है हमारा, महाजनपद काल में राजशाही और गणराज्य के बीच मुख्य अंतर क्या था। तो ये क्वेश्चन भी हम देख चुके हैं। सत्ता का वितरण का था। राजशाही जो है उसमें सत्ता किसके पास, एक राजा के पास होती थी, और गणराज्य में सत्ता सभा या परिषद के पास होती थी, दोनों में साझा होती थी। अगला है, महाजनपद काल में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अर्थकारक और नायक के बीच क्या अंतर था। तो महाजनपद काल में अर्थकारक क्या सेना का प्रमुख और नायक कर का अधिकारी होता था, या फिर आपके अर्थकारक राजस्व और आर्थिक प्रबंधक, जबकि नायक सेना और सुरक्षा होता था। दोनों धार्मिक अधिकारी या दोनों यज्ञ का अधिकारी होते थे। तो देखिए इसमें राइट आंसर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, जो आपके अर्थकारक और नायक होता था। अर्थकारक क्या होता था, तो अर्थकारक आपके राजस्व और आर्थिक प्रबंधन का होता था, और नायक जो है वो सेना और सुरक्षा का प्रमुख होता था। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है दोनों के बीच में। तो और क्वेश्चन, इतने ही क्वेश्चन थे आज। हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है वो कंप्लीट यहाँ पर हो जाता है। आई होप सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए हो। और अभी नेक्स्ट टॉपिक जो है उसके हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहले हम पूरी हिस्ट्री करेंगे, उसके बाद में हम ज्योग्राफी की तरफ चलेंगे, जिसमें हम राजस्थान, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो ये आपके रीड लेवल 2nd के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। उसी के साथ में आपके 2nd ग्रेड 1st ग्रेड के लिए भी। आई होप आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।